नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा में समीकरण बदल रहा है। राज्यसभा की स्थिति अब धीरे धीरे बदलने लगी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े के करीब पहुंचने वाली है। भाजपा का लगातार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस अपने ऐतिहासिक सबसे कम सीटों वाली पार्टी के दौर में आ रही है। कांग्रेस की स्थिति राज्यसभा में इतनी कमजोर कभी नहीं हुई थी जितनी कि अभी हो रही है, क्योंकि राज्यसभा में जो राज्यों में कांग्रेस की हार होती जा रही है, उसके बाद कांग्रेस की अब स्थिति और धीरे धीरे कमजोर होगी। जहां जहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस की स्थिति बदतर होती जा रही है। पहले से भी कम सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जिसके कारण राज्यसभा में आंकड़ा उनका धीरे धीरे घट रहा है। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की स्थिति राज्यसभा में इतनी बुरी नहीं रही थी। जिस तरह लोकसभा में घटते घटते कांग्रेस 50 से भी नीचे चली आई है, उसी तरह राज्यसभा में भी कांग्रेस की स्थिति अब 40 से भी नीचे की सदस्यों की संख्या वाली पार्टी के तौर पर हो गई है। जबकि दूसरी ओर राज्यसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 11 राज्यसभा सीटों पर जो अभी चुनाव होने थे, जिसमें अब उसका परिणाम सामने आ गया है। 9 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन सीट पर जो नॉमिनेशन करने वाले लोग थे, नॉमिनेशन के बाद जो अंतिम आंकड़ा सामने आया, उसके बाद चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं हुई। और 11 राज्यसभा सीटों के लिए जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अब 9 सांसदों को आगे ले आ चुका है। और इसके बाद भाजपा अब 90 का आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले दिनों 10 राज्यसभा सीटें जो खाली हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसमें से चुनाव होना था और उत्तराखंड की 1 सीटों पर चुनाव किया जाना था। यूपी के 10 राज्यसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के लिए 8 सीटें जीतना आसान था और 1 सीटों पर भाजपा चाहती तो अपना अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करके वहां पर फिर से चुनाव कराने की स्थिति में ला सकती थी। लेकिन भाजपा ने वो नहीं किया और अपनी रणनीति बदल ली। इस रणनीति बदलने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एक उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की, जिसके कारण वहां पर चुनाव कराने की नौबत ही नहीं आई। हालांकि बाद में एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर वहां पर नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचे, जिसमें समाजवादी पार्टी को समर्थन था उनका। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन के कारण, चूंकि अंतिम दिन वो नॉमिनेशन करा रहे थे, तो उस टेक्निकल रीजन के कारण उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया और 10 सीटों के लिए 10 ही उम्मीदवार हुए, जिसमें भाजपा के खाते में 8 सीटें आई और बीएसपी को 1 सीट और उसके अलावा समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली। यानी कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव होना था, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर जीती और बीएसपी और एसपी 1-1 सीट लेकर सामने आई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में 1 राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, जिस पर चुनाव किया जाना था, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई है। यानी अब भाजपा ने 9 राज्यसभा सांसद भेजे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी बन गई है जिसका राज्यसभा में आंकड़ा 90 पार कर चुका है। यानी कि भाजपा के पास अभी 92 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ सहयोगी पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ आगे होने वाले राज्यसभा चुनाव पर नजर डालें तो ऐसी स्थिति में भाजपा धीरे धीरे 100 का आंकड़ा पार करने वाली है, जिसके बाद राज्यसभा में भी किसी बिल को पारित करवाने के लिए भाजपा के पास अकेले बहुमत होगा। हालांकि दूसरी पार्टियों को भी सहयोग भारतीय जनता पार्टी लेती रहेगी। पिछले दिनों जो जून में राज्यसभा का चुनाव होना था और उसके लिए 61 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी समय भाजपा के पक्ष में स्थितियां बनने लगी थी, क्योंकि अचानक से भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज़्यादा सीटें मिलनी थी और
कांग्रेस फिसड्डी साबित होना था। कांग्रेस की स्थिति कमजोर होनी थी क्योंकि अचानक से जो 61 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव कराया जाना था, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज़्यादा सीटें आने वाली थी और कांग्रेस जो राज्यसभा में कम होने वाला था क्योंकि राज्यों में उनकी सरकारें गिर गई थी और कई राज्यों में उनके पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा देकर राज्यसभा का उनका समीकरण गड़बड़ कर दिया था। उस 61 सीटों में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीटें राज्यसभा की आए, जिसमें से कांग्रेस को 2 राज्यों में सबसे बड़ा नुकसान होना था और वो हुआ भी क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीटें ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समीकरण खराब कर दिया और अपने समर्थक 21 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो कांग्रेस के 21 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश में समीकरण बिगड़ गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में चले गए। 1 सीट का भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा हो गया। उसके अलावा गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब गुजरात में 1 सीट पर एक तरह से कांटे की टक्कर थी, तो उस समय कांग्रेस के 4 विधायकों ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया और इस तरह से कांग्रेस के 8 विधायकों ने गुजरात में इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सीट को बढ़ा दिया। तो ये स्थितियां जो बनी गुजरात और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जस का तस रहा और दूसरे राज्यों में जो 19 सीटों पर चुनाव कराए जाने की जरूरत पड़ी थी राज्यसभा के लिए 61 में से, क्योंकि 42 सीटों पर बिना चुनाव कराए ही निर्विरोध तरीके से चुन लिया गया था, वहां पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसमें अलग अलग पार्टियों की, जिसमें रीजनल पार्टियों के लिए ज़्यादा जगह थी बिहार में, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके साथ साथ उड़ीसा जैसे राज्यों में जो चुनाव होने थे, वहां चुनाव की जरूरत सारी सीटों पर नहीं पड़ी क्योंकि जितने सीटें थी उतने ही नॉमिनेशन आया था। तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में आगे बढ़ी थी, वो दौर अभी खत्म नहीं हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया। इस बीच जो 11 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होने थे, उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई, 2 सीटें दूसरी पार्टियों यानी समाजवादी पार्टी और बसपा के पास आई और इसके बाद अभी 1 सीट पर चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है। वो कर्नाटक में राज्यसभा के लिए खाली हुई सीट है। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी क्योंकि कर्नाटक में अभी भाजपा की सरकार है और समीकरण भाजपा के साथ है। तो एक और सीट अगले महीने भाजपा के खाते में आने के बाद भाजपा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 93 हो जाएगी। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए अब जो राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा हो जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट की कुछ पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड, एआईएडीएमके और जो आरपीआई है, अठावले की पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इनके सारे मेंबर्स को मिला दिया जाए तो 110 का आंकड़ा एनडीए का पार हो चुका है और 110 सदस्यों के साथ अब एनडीए लगभग बहुमत के करीब आ चुकी है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हुआ। अब 3 जो राज्यसभा की सीटें शिरोमणि अकाली दल के पास थी, वो एनडीए के खाते में नहीं रही है, लेकिन फिर भी 110 का आंकड़ा भाजपा समर्थित एनडीए ने अब राज्यसभा में हासिल कर लिया है, जिसमें 9 सदस्य जो हैं वो अन्ना द्रमुक के हैं, 5 एमपी राज्यसभा के जेडीयू के हैं और आरपीआई जो रामदास अठावले की पार्टी है, उनके 1 सांसद हैं राज्यसभा में। और उसके अलावा जो एनपीपी और नागा पीपल्स फ्रंट, ये सारी पार्टियां जो नॉर्थ ईस्ट की है, जिसके पास 3 सांसद हैं, इन लोगों को अगर मिला दें तो 110 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है और अब राज्यसभा में किसी भी महत्वपूर्ण बिल को पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को केवल 13 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनडीए के पास 110 का आंकड़ा पार है और अब 123 जो सांसदों के समर्थन की जरूरत
होगी किसी बिल को पास करवाने के लिए उसमें से 13 और सांसद चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही ये आंकड़ा जो अपने सामान्य समर्थक जो पार्टियां हैं उसके साथ मिलके तैयार कर चुकी है, क्योंकि राज्यसभा में लगभग पिछले कुछ विधेयकों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 2-3 पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ी रही है। उसमें से बीजू जनता दल है, उसके साथ साथ टीआरएस है और इनके अलावा वाईआरएस कांग्रेस यानी कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी जो वाईआरसीपी है वो भी एनडीए के साथ खड़ी रही है। तो इन लोगों को देखा जाए तो टीआरएस के साथ और उसके साथ साथ 6 वाईआरसीपी और 9 बीजू जनता दल के जो सांसद हैं, इन सबको मिला के 22 सांसद हैं जो एनडीए का समर्थन करते रहे हैं। और इन समर्थक पार्टियों को अगर साथ जोड़ दें तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास 133 से ज़्यादा का आंकड़ा पूरा हो चुका है राज्यसभा में। और राज्यसभा में जो आगे 2-3 महत्वपूर्ण बिल लाए जाने हैं उसके लिए तैयारी की जा चुकी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक होगा समान नागरिक संहिता का। उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण और विवाह के जो लड़का और लड़की के उम्र को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो संकेत दिए हैं कि लड़कियों के उम्र को भी बढ़ाया जाए, इन सारे मामलों पर जो विधेयक आने वाला है उसमें राज्यसभा में भी अब कांग्रेस चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब केवल 38 सांसद हैं और यूपीए का पूरा आंकड़ा मिला दिया जाए तो भी 50 के आसपास ही होते हैं। इन लोगों को अब सारे विपक्षी पार्टियां मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए को किसी भी स्तर पर कोई बिल पास कराने से रोक नहीं सकती है, जैसे स्थिति अब राज्यसभा में हो गई है। और धीरे धीरे 2021 के कुछ चुनावों के बाद राज्यसभा का समीकरण और भी बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर अगले 2 सालों के अंदर राज्यसभा में बहुमत ले आएगी, जो एक ऐतिहासिक होगी, जो कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत होना एक बड़ी बात मानी जा सकती है, जिसके बाद किसी भी विधेयक पर किसी दूसरे पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।